इस्लामी दुनिया में कभी पृथ्वी के कुछ सबसे समृद्ध शहर हुआ करते थे। बगदाद, कॉर्डोबा, दमिश्क। सदियों पहले ये स्थान विज्ञान, व्यापार और नवाचार के केंद्र थे। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग दिखती है। दुनिया भर में 50 से अधिक मुस्लिम बहुल देश मौजूद हैं। फिर भी वे मिलकर वैश्विक आर्थिक उत्पादन का केवल 8 से 10% ही पैदा करते हैं। तेल धन को छोड़कर कई धीमी वृद्धि, कमजोर संस्थाओं और सीमित नवाचार से जूझ रहे हैं। उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में यही पैटर्न बार बार दिखाई देते हैं। ठहराव, राजनीतिक अस्थिरता और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दशकों तक इसका स्पष्टीकरण सीधा साधा लगता था। उपनिवेशवाद, युद्ध, विदेशी हस्तक्षेप। लेकिन जब अर्थशास्त्रियों ने इन समाजों के गहरे संस्थागत इतिहास की जांच शुरू की तो उन्हें कुछ और परेशान करने वाला सामने आया। राजनीतिक और धार्मिक ढांचों का एक ऐसा समूह जिसने सदियों पहले कई इस्लामी राष्ट्रों को ठहराव में फंसा दिया होगा। और यदि वे ढांचे अपरिवर्तित रहते हैं तो यह चक्र भविष्य में भी बहुत आगे तक जारी रह सकता है। आइए शुरुआत पर लौटते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि इनमें से इतने सारे राष्ट्र कैसे पिछड़ गए, आपको यह समझना होगा कि वे कभी कितने आगे थे। इस्लामी स्वर्ण युग के शिखर पर मोटे तौर पर 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम दुनिया केवल बाकी ग्रह के साथ प्रतिस्पर्धी ही नहीं थी, यह हावी थी। अब्बासिद खिलाफत के अधीन बगदाद, इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा शहर बन गया था, जिसमें 10 लाख से अधिक निवासी थे। ऐसे समय में जब अधिकांश यूरोपीय शहर छोटे, गंदे और अशिक्षित थे। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम, बैत अल हिकमा, प्रभावी रूप से दुनिया का सबसे बड़ा शोध संस्थान था। विद्वानों ने ग्रीक, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और फिर उन पर और काम किया। उन्होंने बीजगणित का आविष्कार किया। उन्होंने तारों का मानचित्रण किया। उन्होंने ऐसे सर्जिकल उपकरण विकसित किए जो आज भी पहचाने जाते हैं। दक्षिणी स्पेन में कॉर्डोबा भी पीछे नहीं था। मुस्लिम शासन के तहत यह पुस्तकालयों, सार्वजनिक स्नानागारों और स्ट्रीट लाइट्स का शहर बन गया। ऐसी विलासिताएं जो सदियों तक अधिकांश यूरोप तक नहीं पहुंची। अरबी विज्ञान की भाषा थी, ठीक वैसे ही जैसे आज अंग्रेजी है। मुस्लिम व्यापार मार्ग पश्चिमी अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। इस्लामी दुनिया की आर्थिक शक्ति वास्तविक, मापने योग्य और जबरदस्त थी। और आज मुस्लिम बहुल देशों की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत के लगभग 40% के आसपास है। पृथ्वी के कुछ सबसे संसाधन समृद्ध क्षेत्रों पर स्थित होने के बावजूद दुनिया के आधे से अधिक मुस्लिम बहुल राष्ट्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के निचले स्तरों में फंसे हुए हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का कोई स्पष्ट या आरामदायक उत्तर नहीं है। और अगर आप वास्तविक उत्तर चाहते हैं तो आपको उससे कहीं अधिक पीछे जाना होगा, जितना अधिकांश लोग देखने को तैयार हैं। तो क्या हुआ? यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, लेकिन यह हुआ। और 18वीं शताब्दी तक इस्लामी दुनिया और यूरोप के बीच का अंतर चौंकाने वाला हो गया था। एक अनुमान के अनुसार मध्यकालीन शिखर के दौरान वैश्विक उत्पादन के लगभग 10% से मध्य पूर्व का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 1800 के दशक तक लगभग 2% तक गिर गया था। यह धीमी गिरावट नहीं है, यह एक मुफ्त पतन था। और इसे और भी चौंकाने वाला यह तथ्य बनाता है, यह यूरोपीय उपनिवेशवाद के वास्तव में हावी होने से पहले हुआ था। ये देश इसलिए पीछे नहीं पड़ रहे थे क्योंकि उन्हें लूटा जा रहा था, कम से कम अभी तक नहीं। भीतर कुछ पहले से ही टूटा हुआ था। इतिहासकारों ने दशकों से इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। आखिर गलत क्या हुआ? सबसे असहज उत्तर संसाधनों के बारे में नहीं है, यह भूगोल के बारे में नहीं है, यह संस्थाओं के बारे में है। यहीं से कहानी वाकई गंभीर हो जाती है। अर्थशास्त्री जेरेड रूबिन, रूलर्स, रिलीजन एंड रिचेस के लेखक ने वर्षों तक यह अध्ययन करने में बिताया है कि कुछ सभ्यताएं आगे क्यों बढ़ती हैं और अन्य क्यों नहीं। उनका निष्कर्ष सभी सामान्य स्पष्टीकरणों को काटता है और एक ऐसी जगह पर उतरता है जहां कुछ ही लोग सहज महसूस करते हैं। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में धार्मिक अधिकारियों ने केवल शासकों को सलाह ही नहीं दी, उन्होंने उन्हें वैधता प्रदान की। सुल्तान को उलेमा, धार्मिक विद्वानों की आवश्यकता थी ताकि वे उसके शासन का समर्थन करें। उस समर्थन के बिना उसकी शक्ति नाजुक थी।
इसलिए शासकों ने धार्मिक वर्ग को कानून, वाणिज्य और शिक्षा पर अत्यधिक प्रभाव दिया। बदले में उन्हें राजनीतिक स्थिरता मिली, लेकिन इसकी एक कीमत थी, एक भारी कीमत, क्योंकि धार्मिक वर्ग की शक्ति मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने पर निर्भर करती थी। उनके पास परिवर्तन का विरोध करने के लिए हर प्रोत्साहन था। नए कानून खतरनाक, नई वाणिज्यिक संरचनाएं संदिग्ध, नए विचार जो उनके नियंत्रण से बाहर फैलते हैं खतरनाक। जो व्यवस्था स्थापित हुई वह अनुकूलन की तुलना में निरंतरता को प्राथमिकता देती थी। इसने उन लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने पुराने तरीकों का बचाव किया, और उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने कुछ नया बनाने की कोशिश की। यूरोप में यह गतिशीलता अलग तरह से सामने आई। पोप और सम्राटों के बीच सदियों के संघर्ष के बाद राजनीतिक अधिकार धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष शासकों, व्यापारियों और अंततः संसदों की ओर स्थानांतरित हो गया। आर्थिक अभिजात वर्ग को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जगह मिली। रुबिन का तर्क है कि ऑटोमन साम्राज्य में उन्हें कभी जगह नहीं मिली। नीतियां बनाते समय शासक लगभग विशेष रूप से सेना और धार्मिक विद्वानों के साथ काम करते थे। व्यापारियों और नवोन्मेषकों को दरकिनार कर दिया गया, और इस संरचनात्मक बहिष्कार के आर्थिक परिणाम हुए जो पीढ़ियों तक बढ़ते गए। सोचिए व्यवहार में इसका क्या मतलब है। यदि आप 17वीं सदी के इस्तांबुल में एक व्यापारी हैं जिसके पास एक नया व्यापार मॉडल, एक नई अनुबंध संरचना, पूंजी को व्यवस्थित करने का एक नया तरीका है, तो आपके पास इसे कानून में बदलने का कोई तंत्र नहीं है। आप संसद में पैरवी नहीं कर सकते। आप किसी राजनीतिक अभियान को वित्त पोषित नहीं कर सकते। सुरक्षा का आपका एकमात्र रास्ता धार्मिक प्रतिष्ठान के माध्यम से है, और धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं चाहता कि आप कुछ भी बदलें, तो आप नहीं करते या आप नहीं कर सकते। और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वह उद्यमशीलता की भावना जिसने बगदाद के बाजारों और कॉर्डोबा के व्यापारिक घरानों का निर्माण किया था, व्यवस्था से बाहर निकलती गई। लेकिन बात और बिगड़ती है, क्योंकि यह सिर्फ एक अमूर्त सिद्धांत नहीं था, यह सबसे ठोस तरीकों में से एक में सामने आया। प्रिंटिंग प्रेस। 1400 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में चल प्रकार के मुद्रण का आविष्कार किया। इसके बाद सूचना विस्फोट हुआ। 50 वर्षों के भीतर यूरोप भर में 1.2 से 2 करोड़ के बीच किताबें छापी जा चुकी थीं। साक्षरता दर जो लगभग 10% थी, वह 40% की ओर बढ़ने लगी। वह ज्ञान जिसे कभी महंगी पांडुलिपियों की नकल करने में वर्षों लगते थे, अचानक सस्ता और सुलभ हो गया। पुनर्जागरण ने इसे पोषित किया, वैज्ञानिक क्रांति ने इसे पोषित किया, औद्योगिक क्रांति ने इसे पोषित किया, और ऑटोमन साम्राज्य में पहला मुस्लिम संचालित प्रिंटिंग प्रेस 1700 तक नहीं आया। लगभग 3 शताब्दियों बाद वह कोई दुर्घटना नहीं थी, और यह गरीबी भी नहीं थी। जब गुटेनबर्ग अपनी पहली बाइबल छाप रहे थे, तब ऑटोमन साम्राज्य पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उनके पास संसाधन थे। जिसकी कमी थी वह थी राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि धार्मिक प्रतिष्ठान मुद्रण को एक खतरे के रूप में देखता था। पांडुलिपियों पर नियंत्रण का मतलब ज्ञान पर नियंत्रण था। ज्ञान पर नियंत्रण का मतलब लोगों पर नियंत्रण था। एक प्रिंटिंग प्रेस ने केवल किताबें ही नहीं फैलाईं, इसने ऐसे विचारों को भी फैलाया जिनकी धार्मिक वर्ग ने जांच नहीं की थी, मंजूरी नहीं दी थी, और जिन्हें अधिकृत नहीं किया था। सुल्तान शासन करने के लिए धार्मिक समर्थन पर निर्भर था, उसने इसका साथ दिया। लगभग 300 वर्षों तक इस्लामी दुनिया ने खुद को उस सबसे महत्वपूर्ण तकनीक से काट दिया जिसने यूरोपीय प्रगति को बढ़ावा दिया था। जबकि 18वीं शताब्दी तक स्कैंडिनेविया में यूरोपीय महिलाएं 50 से 60% की साक्षरता दर प्राप्त कर रही थीं, ऑटोमन दुनिया के कई हिस्सों में यह एक अंक के करीब थी। और यह सिर्फ किताबें पढ़ने के बारे में नहीं था। साक्षरता आपको केवल पढ़ना नहीं सिखाती, यह आपको सवाल करना सिखाती है। यह आम लोगों को उन विचारों तक पहुंच प्रदान करती है जो पहले विद्वानों के एक अभिजात वर्ग की विशेष संपत्ति थे। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस ने केवल जानकारी ही नहीं फैलाई, इसने असंतोष, प्रतिस्पर्धा, आलोचना फैलाई। इसने समाचार पत्रों, वैज्ञानिक पत्रिकाओं, सार्वजनिक क्षेत्र को जन्म दिया। इसने सुधार, रिफॉर्मेशन को संभव बनाया। इसने ज्ञानोदय, एनलाइटेनमेंट को संभव बनाया। ऑटोमन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसे चलाने के लिए प्रेस मौजूद नहीं था। उन 3 शताब्दियों के दौरान जो ज्ञान का अंतर खुला, वह बंद नहीं हुआ, बल्कि यह और बढ़ गया।
और यह सीधे अगले संरचनात्मक जाल में जा फंसा। यदि आपको लगता है कि प्रिंटिंग प्रेस में देरी इस कहानी का सबसे विनाशकारी हिस्सा है, तो आपने अभी तक वित्तीय पहलू नहीं सुना है। रिबा, ब्याज वसूलने पर प्रतिबंध, इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आदेशों में से एक है। इसके पीछे का सिद्धांत दयालु है, गरीबों को साहूकारों द्वारा शोषण से बचाना। लेकिन संस्थागत वित्त पर इसका व्यावहारिक प्रभाव गंभीर था। ब्याज आधारित आरण के बिना जिस बड़े पैमाने पर पूंजी निर्माण ने यूरोपीय वाणिज्यिक क्रांति को शक्ति प्रदान की, वह इस्लामी दुनिया में पूरी तरह से जड़ नहीं पकड़ पाया। 17वीं शताब्दी की मुस्लिम भूमि में लगभग 80% कंपनियां केवल 2 साझेदारों के साथ काम करती थीं। यह कोई सांस्कृतिक पसंद नहीं थी, बल्कि यह एक संरचनात्मक सीमा थी। इस्लामी विरासत कानून के तहत जब किसी व्यवसाय के मालिक की मृत्यु होती थी, तो उसकी संपत्ति सभी वारिसों में बंट जाती थी और कंपनी को आमतौर पर भंग करना पड़ता था। कोई भी ऐसा बड़ा उद्यम नहीं बनाना चाहता था जो मालिक की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाए, इसलिए व्यवसाय छोटे ही रहे, पूंजी खंडित रही, और जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अरबों डॉलर के इक्विटी के बराबर राशि जुटा रही थी और उसे महाद्वीपों में लगा रही थी, वहीं मुस्लिम व्यापारी कारवां में सामान ले जा रहे थे, पुराने जमाने के तरीके से सोना ढो रहे थे, समुद्री डाकुओं के सामने असुरक्षित छोटी साझेदारियों में बंधे हुए विस्तार करने में असमर्थ थे। आधुनिक बैंकिंग ढांचा, जो अंततः मुस्लिम बहुल देशों में उभरा, मुख्य रूप से 20वीं सदी में आया। यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपनी वित्तीय प्रणालियां बनाने के सदियों बाद वह शुरुआती बढ़त आज भी मायने रखती है। सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती संयुक्त स्टॉक वित्त पोषण से क्या हासिल किया? सैकड़ों निवेशकों से पूंजी जुटाना, जोखिम फैलाना और विश्व स्तर पर विस्तार करना। उस शुरुआती दौर में इस्लामी दुनिया में कुछ भी तुलनीय मौजूद नहीं था, और जहां इस्लामी विद्वानों ने तब से ब्याज निषेध के लिए परिष्कृत समाधान विकसित किए हैं, ऐसी संरचनाएं जो कार्यात्मक रूप से ऋण की नकल करती हैं, वहीं वित्तीय विकास में सदियों के विलंब का मतलब था कि इन समाजों में उद्यमियों की कई पीढ़ियों को विस्तार के लिए आवश्यक पूंजी तक पहुंच नहीं मिली। छोटे व्यवसाय छोटे ही रहे, बड़े उद्योग कभी नहीं बन पाए, और पूरी अर्थव्यवस्थाओं ने पूंजी बाजारों द्वारा सक्षम चक्रवृद्धि विकास को गंवा दिया। इसने जो नवाचार घाटा पैदा किया, उसे केवल जीडीपी में ही नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं में भी मापा जाता है। यदि आप यहां तक देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यह चैनल सीधी बात करता है। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे हम जो बताने वाले हैं वही आधुनिक डेटा को सचमुच चिंताजनक बनाता है, और आधुनिक संख्याएं इस पैटर्न को नजरअंदाज करना असंभव बनाती हैं। यहां एक आंकड़ा है जो आपको चौंका देगा। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के 57 देश, जो दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 प्रतिनिधित्व करते हैं, दुनिया के कुल पेटेंट का केवल 106% हिस्सा हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार 2012 तक OIC देशों ने मानवता के 25% हिस्से को समाहित करने के बावजूद वैश्विक शैक्षणिक प्रकाशनों में केवल 6% का योगदान दिया। साइंटमेट्रिक्स में 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि 15 प्रमुख मुस्लिम बहुल विज्ञान प्रणालियों ने मिलकर 30 वर्षों की अवधि में सभी वैश्विक वैज्ञानिक पत्रों का केवल 5% प्रकाशित किया। विज्ञान में 3 नोबेल विजेता, यह OIC देशों का कुल योग है, केवल 3। इसकी तुलना इजराइल से करें, 1 करोड़ से कम आबादी वाला एक देश जिसने विज्ञान और अर्थशास्त्र में 1 दर्जन से अधिक नोबेल विजेता दिए हैं, या दक्षिण कोरिया से, जिसकी 1985 में वैज्ञानिक उपज लगभग पूरे अरब जगत के बराबर थी, और फिर उसने व्यवस्थित रूप से विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया और अरब जगत को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। दक्षिण कोरिया के पास तेल नहीं था, उसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन या भौगोलिक लाभ भी नहीं था। उसके पास शिक्षा, योग्यता आधारित प्रणाली और निजी क्षेत्र के विकास के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता थी। उस प्रतिबद्धता ने दशकों तक चक्रवृद्धि रूप से 20वीं सदी के महान आर्थिक परिवर्तनों में से एक को जन्म दिया। 20वीं सदी के मध्य में मुस्लिम दुनिया के पास भी ऐसे ही शुरुआती बिंदु थे। इसकी कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही थीं। इसके बाद जो विचलन हुआ वह अपरिहार्य नहीं था, इसे चुना गया था। अनुसंधान और विकास R&D की तस्वीर भी उतनी ही भयावह है।
ओआईसी देश अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का औसतन लगभग 0.29% अनुसंधान और विकास पर खर्च करते हैं। ओईसीडी देशों का औसत 2.30% है। यह कोई छोटा अंतर नहीं है, यह एक संरचनात्मक अंतर है। इसका मतलब है कि नए ज्ञान, नए उद्योगों और नई नौकरियों को पैदा करने वाली मशीनरी आवश्यक पैमाने पर कहीं भी नहीं बनाई जा रही है, और इसके परिणाम इन अर्थव्यवस्थाओं के हर कोने में दिखाई देते हैं। हाइड्रोकार्बन निर्यात को छोड़कर मुस्लिम बहुल देशों का संयुक्त गैर तेल सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक उत्पादन का लगभग 4% है। दुनिया के 1/4 लोग, गैर ऊर्जा अर्थव्यवस्था का 4%। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी व्याख्या आवश्यक है, लेकिन केवल डेटा ही जमीनी हकीकत की पूरी गंभीरता को नहीं दर्शाता, क्योंकि हर आंकड़े के पीछे एक संस्थागत विफलता है और हर संस्थागत विफलता के पीछे मानवीय कीमत है। मुस्लिम बहुल राज्यों में भ्रष्टाचार आकस्मिक नहीं है, कई में यह प्रणालीगत है। मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अदालती प्रणालियों ने ऐतिहासिक रूप से व्यावसायिक विवादों में सहधर्मियों का पक्ष लिया है, जिससे निवेशकों को आवश्यक निष्पक्ष प्रवर्तन में बाधा आती है। जहां व्यक्तिगत संबंध परिणामों का निर्धारण करते हैं, वहां दस्तावेजीकरण का बहुत कम महत्व होता है। इसका परिणाम है दीर्घकालिक कम निवेश, विदेशी पूंजी अंदर नहीं आती और घरेलू पूंजी बाहर चली जाती है। निरंकुश शासन हर चीज को जटिल बनाता है। जब शासक अपनी वैधता आर्थिक प्रदर्शन के बजाय धार्मिक समर्थन से प्राप्त करते हैं, तो योग्यता आधारित संस्थाएं बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। आबादी को निर्भर रखने, सूचना के प्रवाह को प्रतिबंधित करने और चुनौती देने वालों को हाशिए पर धकेलने के हर संभव प्रोत्साहन होते हैं। इन समाजों में प्रतिभाशाली लोगों की पीढ़ियां ऐसी प्रणालियों में पली बड़ी हैं जहां आप किसे जानते हैं, यह इस बात से अधिक मायने रखता है कि आप क्या बना सकते हैं। जहां व्यवसाय शुरू करने का मतलब परमिट, रिश्वत और राजनीतिक रूप से जुड़े प्रतिस्पर्धियों के जाल को पार करना है। जहां धन प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय मार्ग सरकारी निकटता से होकर गुजरता है, न कि नवाचार से। यह गणना पूरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवहार को आकार देती है। जब आप शोषण कर सकते हैं तो निर्माण क्यों करें? जब आप रक्षा कर सकते हैं तो नवाचार क्यों करें? परिणाम वह है जिसे अर्थशास्त्री एलीट कैप्चर कहते हैं। एक ऐसी प्रणाली जो शीर्ष पर बैठे लोगों की सेवा करती है, जबकि व्यवस्थित रूप से बाकी सभी को ऊपर उठने से रोकती है। और फिर तेल का जाल है। खाड़ी के संसाधन समृद्ध राज्यों के लिए तेल राजस्व ने समृद्धि का एक भ्रम पैदा किया, बिना उस संस्थागत विकास के जो सामान्य रूप से धन के साथ आता है। सरकारों ने विविध अर्थव्यवस्थाएं बनाने के बजाय सब्सिडी के माध्यम से वफादारी खरीदी। किराएदार राज्य मॉडल, संसाधन से किराया इकट्ठा करना, चुनिंदा रूप से पुनर्वितरित करना, राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना, तब तक काम किया जब तक तेल की कीमतें ऊंची रहीं। लेकिन इसने लगभग कोई प्रौद्योगिकी निर्यात, लगभग कोई विनिर्माण आधार और ऊर्जा क्षेत्र के बाहर लगभग कोई विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां पैदा नहीं की। अब यहीं पर तस्वीर जटिल हो जाती है, क्योंकि सब कुछ एक ही दिशा में इंगित नहीं करता है। हाल के दशकों में मुस्लिम दुनिया से सामने आ रही सबसे महत्वपूर्ण अनकही कहानियों में से एक महिलाओं की शिक्षा के साथ क्या हुआ है। 1970 के दशक में सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों में महिला विश्वविद्यालय नामांकन लगभग शून्य था। आज सऊदी अरब में विश्वविद्यालय के छात्रों में महिलाओं की संख्या लगभग 60% है। इंडोनेशिया में महिला कॉलेज नामांकन ने कई विषयों में पुरुष दरों को पार कर लिया है। यह प्रतीकात्मकता नहीं है, यह वास्तविक आर्थिक प्रभावों के साथ एक वास्तविक जनसांख्यिकीय